हाँ हाँ। और फिर ठीक। हाँ एंड करना है ना, लाइव वाला में चलाया ना। नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे थे। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम शब्द विचार पढ़ रहे थे। और पीछे वाली क्लास में हमने शब्द पढ़ लिए थे, शब्द की परिभाषा, और परिभाषा के साथ में शब्दों का जो वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें हमने उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्द माने जाते हैं 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर यानी मिश्रित शब्दों का हमने उल्लेख कर लिया था। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करने वाले हैं व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर शब्द पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति एवं रचना व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर शब्द। ठीक है। कल भी हमने चर्चा करी थी कि व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में फर्क होता है। उत्पत्ति होती है कि जन्म कहां से हुआ, जबकि व्युत्पत्ति का अर्थ होता है कि ये बना कैसे है, ये बना कैसे है और इसकी रचना कैसे हुई है। तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों जो शब्द है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के माने जाते हैं? 3 प्रकार के माने जाते हैं। 3 में सबसे पहला हमें पढ़ने को मिलता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरा हमें पढ़ने को मिलता है यौगिक शब्द। और तीसरा जो हमें पढ़ने को मिलता है वो हमें पढ़ने को मिलता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर दोस्तों शब्द कितने प्रकार के माने जाते हैं? 3 प्रकार के माने जाते हैं। 3 में सबसे पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है वो कौन सा है? योगरूढ़ शब्द। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रूढ़ शब्दों की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। अब प्रश्न हमारे सामने सबसे पहले ये निकल के आता है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र। रूढ़ का शाब्दिक जो अर्थ होता है, रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र। रूढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अर्थात ऐसे शब्द, अर्थात ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो अपनी, जो अपनी स्वतंत्र स्थिति को, जो अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं, स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं तथा ऐसे शब्द, तथा ऐसे शब्द जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता,
विभाजन नहीं किया जा सकता, विभाजन नहीं किया जा सकता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द मुख्य रूप से तीन प्रकार के माने जाते हैं। तीन में सबसे पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़ शब्द। परिभाषा पढ़ रहे हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ का अर्थ क्या होता है? रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र। क्या होता है? रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र, अर्थात ऐसे शब्द जो अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं और जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या नहीं किए जा सकते? विभाजन, यानी जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्योंकि कल जब हमने शब्द विचार पढ़ा था तो शब्दों के अंतर्गत शब्द सार्थक और निरर्थक होते, लेकिन यहां पर केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकलता है। लेकिन जब इनके टुकड़े कर देंगे और टुकड़े करने के बाद में ये निरर्थक हो जाएंगे। तो टुकड़े नहीं किए जा सकते, विभाजन नहीं किया जा सकता, वे रूढ़ शब्द कहलाते। कहने का मतलब ये कि रूढ़ शब्द जितने भी होते हैं उनकी न कोई संधि कर सकते, न इनमें कोई उपसर्ग होता है, न इनके साथ में कोई प्रत्यय लगा हुआ है, और न इसके अंतर्गत कोई सामासिक पद होता है। ठीक है। संधि विच्छेद नहीं कर सकते, समास विग्रह भी नहीं कर सकते, उपसर्ग और प्रत्यय भी इसके अंतर्गत नहीं लगे हुए होते, तब ये क्या कहलाते? तब इनका विभाजन नहीं कर सकते, तब ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे रोटी, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, पशुओं के नाम है जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, हाथी, कक्षा, भीड़, जत्था, भीड़, जत्था, सेना, चमू भी सेना का ही पर्यायवाची है, चमू, सिपाही, बाग, कुंज। तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, ये अपने स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करें। अब हम इनमें से किसी के भी टुकड़े नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि इनके टुकड़े करेंगे और इनका विभाजन करेंगे तो इनके अर्थ में क्या हो जाएगा दोस्तों? इनके अर्थ में अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे रोटी लिखा हुआ है, रोटी में रो को अलग कर देते हैं और टी को अलग कर देते हैं, तो ये अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट नहीं करा। यहां पर टुकड़े करने के बाद में इसके अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया, यानी निरर्थक शब्द माना गया। तो इस आधार पर, व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर, पहला शब्द रूढ़, और रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र, और ऐसे शब्द जो अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको आसानी के साथ में समझ में आई होगी। एक बार देखिए, इसके बाद में हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं, और दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दोस्तों, योग का अर्थ जोड़ होता है। यौगिक शब्द भी एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यौगिक शब्द खुद भी यौगिक शब्द ही माना गया है।
योग प्लस इक, इक प्रत्यय, योग का अर्थ होता है जोड़। इसका मतलब यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। पहली बात, योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ ही जोड़ होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात सीधी सी बात हम कर सकते हैं कि सामान्यतः सामान्यतः संधि, समास, संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले शब्द सारे के सारे शब्द क्या माने जाते हैं? यौगिक शब्द ही माने जाते हैं। सारे के सारे यौगिक शब्द माने जाते हैं। सारे यौगिक शब्द ही माने जाते। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय इत्यादि से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं दोस्तों, सारे के सारे शब्द क्या माने जाते हैं? सारे यौगिक शब्द ही माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? यौगिक शब्द ही माने जाते हैं। जैसे संधि से संबंधित कितने भी शब्द ले लेंगे, मैं सबसे पहले जैसे सूर्य उदय लिखता हूं, सूर्योदय, तो यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सूर्य उदय। यदि मैं चंद्रोदय लिखूं, क्या लिखूं? चंद्रोदय, तो क्या हो जाएगा? ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, चंद्रोदय। यदि मैं ज्ञानोदय लिखता हूं, क्या लिखता हूं? ज्ञानोदय लिखता हूं, तो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान प्लस उदय। यदि मैं विद्यार्थी लिखता हूं, क्या लिखता हूं? विद्यार्थी, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है और दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकाला जा सकता है, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है। यदि मैं पुस्तकालय लिखता हूं, तो ये पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा। ठीक है। यदि मैं हिमालय लिखता हूं, तो ये हिम प्लस आलय हो जाएगा। दोस्तों यदि मैं स्वाध्याय लिखता हूं, तो ये स्व प्लस अध्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहने का मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं। यदि मैं कोई सामासिक पद लिखता हूं, जैसे परोपकार लिखता हूं, पर प्लस
उपकार, तो इसमें पर उपसर्ग भी हो गया। यदि मैं यज्ञशाला लिखता हूं तो यज्ञ के लिए शाला हो जाएगी। ये भी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना, यज्ञ के लिए शाला। यदि मैं राजमाता लिखता हूं तो क्या हो जाएगी? राजा की माता हो जाएगी। यहां पर भी राज और माता, राजा और माता दोनों अलग अलग दो शब्दों से मिलकर बना है। यदि मैं राजपुत्र लिखता हूं, क्या लिखता हूं? राजपुत्र लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये राजा का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो कितने भी सामासिक पद ले लो, सामासिक पदों में उपसर्ग पर प्लस उपकार हो गया। यदि मैं अनुकूल लिखता हूं, अनुकूल लिखता हूं तो ये अनु उपसर्ग हो गया, और कूल शब्द, कूल का अर्थ किनारा। यदि मैं अध्यापक लिखता हूं तो अधि उपसर्ग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मैं प्रत्यय से जुड़ा हुआ यदि कोई शब्द लिखता हूं, जैसे भौगोलिक लिखता हूं, भौगोलिक, तो ये भूगोल प्लस इक हो जाएगा, भूगोल प्लस एक हो जाएंगे। यदि भारतीय लिखता हूं तो भारत प्लस ये हो जाएगा। ये बात आसानी के साथ में समझ में आई होगी कि यौगिक शब्द योग प्लस इक प्रत्यय के लगने से बना है, और इक का अर्थ दोस्तों जोड़ होता है। इक का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। परिभाषा में हमने क्या पढ़ा है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं सारे के सारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। सामान्यतः संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे बनने वाले जितने भी शब्द, एक लाइन याद रखें, उदाहरण इतने रटे नहीं जाते। व्याकरण के अंतर्गत केवल नियम याद रखने के होते हैं। व्याकरण में केवल नियम याद रखने होते हैं। नियम यदि व्याकरण के अंतर्गत याद होते हैं तो फिर उदाहरण चाहे कितने भी आ जाएं, तो एक सीधी सी लाइन याद रखनी है कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इसको उतारो एक बार। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, तीसरा जो है वो है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, योग लिखा हुआ है। अब योग लिखा हुआ है इसका मतलब ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, लेकिन दो शब्दों के मेल से बने हुए होने के साथ में आगे रूढ़ भी लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? रूढ़ भी लिखा हुआ है। ये रूढ़ लिखा हुआ है इसका मतलब अपनी स्वतंत्र स्थिति को भी प्रकट करता है। योग लिखा हुआ है इसका मतलब ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, और आगे रूढ़ लिखा हुआ है, आगे रूढ़ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करता है। तो परिभाषा भी ये गई कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से
शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं, बने हुए होते हैं, परंतु अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं, अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं, अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं। वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसका कार्य भी, इसकी परिभाषा भी इसके नाम के अनुसार ही बनी हुई है कि योग रूढ़। योग का अर्थ होता है जोड़, कहने का मतलब ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं, लेकिन रूढ़ का अर्थ स्वतंत्र होता है। तो ये दो शब्दों के मेल से बने हुए होने के बावजूद भी अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? अपने स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं, तब ये योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों, योगरूढ़ शब्दों के अंतर्गत भी हमें एक बात विशेष तौर पर याद रखनी है, और वो बात यह है कि सामान्यतः 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 बहुव्रीहि सामान्यतः बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरणों में, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरणों में योगरूढ़ शब्द ही माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? योगरूढ़ शब्द ही माने जाते हैं। बात समझ में आई? एक नियम याद रखना है, और वो नियम कौन सा है कि बहुव्रीहि समास और बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण मिलते हैं, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण मिलते हैं, इन सभी उदाहरणों के अंतर्गत, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरणों में, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरणों में योगरूढ़ शब्द ही माने जाते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं लंबोदर, अब ये लंबोदर शब्द दो शब्दों के योग से तो बना हुआ है, लेकिन दो शब्दों के योग से बना हुआ होने के बावजूद भी ये अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करता है। क्या करता है? अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करता है। जैसे इसका समास विग्रह होगा लंबा है, लंबा है उधर, जिसका वह, तो स्वतंत्र शब्द गणेश। ये देखो, दो शब्दों से मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट कर रहा है, तो यह क्या कहला रहा है? योगरूढ़। जैसे मैं गजानंद लिखता हूं, गजानन, गज है आनंद जिसका, गज है आनन यानी मुख्य, गज है आनंद जिसका वह, तो गजानन
किसको कहोगे? गणेश को ही कहोगे? इसके अलावा मैं लिखता हूं वीणा पानी। वीणा पानी, वीणा है, पानी में, जिसके पानी का अर्थ हाथ होता है, पानी में जिसके वह, तो स्वतंत्र शब्द सरस्वती। ठीक है। यदि मैं विजर पानी लिखता हूं या फिर सूल पानी लिखता हूं, सूल पानी, सूल पानी, सूल पानी, सूल है, सूल यानी त्रिशूल, सूल है, पानी यानी हाथ में, सूल है पानी में, जिसके वह, तो सूल पानी किसको कहोगे? भगवान शिव को कहोगे? किसको कहोगे? भगवान शिव को कहोगे। सूल पानी किसको कहोगे? भगवान शिव को कहोगे। ठीक है। यदि मैं वज्र पानी लिखता हूं, वज्र पानी, तो वज्र है पानी में जिसके वह, वज्र है पानी में जिसके वह, तो वज्र पानी किसको कहोगे? देवराज इंद्र को। यहां पर भी दो शब्दों के, वज्र पानी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है और स्वतंत्र स्थिति को प्रकट कर रहा है। ठीक। इसके अलावा यदि मैं लिखता हूं शाखा मृग, शाखा मृग, तो उत्तर हो जाएगा शाखाओं पर दौड़ते हैं जो मृग, शाखाओं पर दौड़ते हैं जो मृग यानी बंदर, यह भी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट कर रहा है। इसके अलावा यदि मैं लिखता हूं सरोज, सर यानी तालाब में, जय यानी जन्म लेने वाला, सर में जन्म लेने वाला, सर में जन्म, सर यानी तालाब, सर में जन्म लेने वाला है जो वह, तो पानी में जिसका जन्म होता है, कमल, यह भी स्वतंत्र शब्द हो गया। यदि मैं लिखता हूं मनोज, क्या लिखता हूं? मनोज, तो हो जाएगा मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला है जो वह, तो क्या हो जाएगा?
मनोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोज हो जाएगा। को हमें यहां पर एक सीधी सी बात याद रखनी है कि बहुरी समास से बनने वाले जितने भी उदाहरण होते हैं सारे के सारे उदाहरण क्या माने जाते हैं? योग रूढ़ माने जाते हैं। तो व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर, किसके आधार पर? व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर दोस्तों शब्द मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक पढ़ा था रूढ़, और रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र, अर्थात ऐसे शब्द जो अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, वो सारे के सारे रूढ़ कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या था कि रूढ़ शब्दों का न तो संधि विच्छेद कर सकते, न उनमें समास विग्रह होता है, उनमें कोई उपसर्ग और प्रत्यय भी जुड़ा नहीं होता है। दूसरा हमने पढ़ा था यौगिक शब्द, वो 2 शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं। सामान्य बात करी थी कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय इनसे बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं दोस्तों, सभी शब्दों के सारे जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द माने जाते हैं। और तीसरा हमने अध्ययन किया कि योग रूढ़ शब्द, और योग का अर्थ होता है कि वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, और रूढ़ का अर्थ क्या होता है कि स्वतंत्र होता है। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं और फिर भी अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्रकट करते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यहां पर भी हमने एक बात पढ़ी थी कि सामान्यतः बहुव्रीहि समास से बनने वाले जितने भी पद होते हैं सारे के सारे पदों के अंतर्गत योग रूढ़ शब्द ही माने जाते हैं। तो बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।